हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनएस की नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मेरी ये कहानी बिलियनियर सीईओज इनोसेंट लिटिल वाइफ। एपिसोड 26 टू 31। 26। क्या आपको सुकून नहीं आ रहा है मेरे पास रहकर? आक्रोश को अब पूरी तरह से मिशिका के साथ अपना रिश्ता समझ में आ चुका था। उसने खुद से वादा किया कि वह मिशिका और अशिका को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह उनके लिए हर मुश्किल से जुड़ेगा ताकि उनका हर पल खुशहाल हो। मिशिका के मन में भी आक्रोश के लिए एक गहरी एहसास उमड़ रही थी। वह जानती थी कि अब उसकी लाइफ उसके बाहों में जकड़े इस शख्स के बिना अधूरा है। दोनों की सांसें एक दूसरे से ऐसे जुड़ चुकी थी जैसे ये एक नई शुरुआत हो। आक्रोश ने धीरे से उसकी पीठ को सहलाया और उसके बालों में अपनी अंगुलियां फेरने लगा। दोनों का दिल एक दूसरे की धड़कन में रुककर समा चुका था, और उस पल में आक्रोश ने मिशिका के होठों को चूमकर उससे दूर होने लगा तो मिशिका ने अपनी पकड़ कस दी तो आक्रोश उसके चेहरे को देखने लगा, लेकिन मिशिका बिना कुछ कहे वैसे ही फिर से अपने आंखों को बंद कर स्माइल लिया तो आक्रोश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। करीब आधे घंटे के बाद आक्रोश ने अपनी आंखें खोली और उसने मिशिका की गाल को चूमते हुए उससे कहा, अब उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या आज? अंशिका ने अपनी धुंधली आंखों से उसके चेहरे को देखा और नींद भरी आवाज में उससे कहा, क्या आपको सुकून नहीं आ रहा है मेरे पास रहकर? सोने दो ना थोड़ी देर। उसकी ऐसी आवाज से मदहोश होते हुए आक्रोश ने कहा, सुकून की बात कर रही हो? मेरे अंदर आग लग रही है, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ कर नहीं सकती, इसलिए कह रहा हूँ। उठो और कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। मिशिका ने अपनी आंखें पूरी खोलकर उसे देखा और उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो, मुझे सोने नहीं दे रहे। मैं जा रही हूँ अंशु के कमरे में। इतना कहकर जैसे ही मिशिका बेड से उठने को हुई, आक्रोश ने उसके हाथ को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। मिशिका झटके से आक्रोश के ऊपर आ गिरी। मिशिका आक्रोश के सीने से लगी उसे देख रही थी। वहीं आक्रोश भी उसे देखते हुए बोला, एक बार मुझे इजाजत देकर देखो, सुकून क्या होता है, तब तुम्हें पता चलेगा। मिशिका को आक्रोश की बातों का मतलब साफ पता चल रहा था कि वह क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी मिशिका अनजान बनते हुए बोली, सुकून पाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती है, बस सुकून देना होता है। तभी आक्रोश ने मिशिका को लेकर बेड पर पलट दिया और उसके ऊपर पूरी तरह से छाए हुए उससे बोला, लेकिन जिस सुकून की बात मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए, क्योंकि यह आक्रोश राठौर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे फिर वह मेरी वाइफ ही क्यों ना हो। मैंने कभी किसी और की तरफ नहीं देखा, किसी को छूना तो बहुत दूर की बात है। पहले मेरी जिंदगी में अगर कोई मायने रखता था तो सिर्फ वह मेरी दिव्या थी, लेकिन अब अगर मेरी लाइफ में कोई अहमियत रखता है तो वह सिर्फ तुम हो। मिशिका ने ये सुनकर अपने चेहरे को नीचे झुका लिया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं किया। यहाँ दिया गया पाठ है, होने दिया। मिशिका ने आक्रोश को धक्का देते हुए बोला, हाँ, तो अब क्या? उठने दीजिए मुझे, कॉलेज भी जाना है मिस्टर अंकल। इतना कहते हुए जैसे ही मिशिका को कुछ याद आया, वह फटाक से बेड से उठते हुए बोली, मुझे तो घर भी जाना है। पता नहीं आज चाची मेरे साथ क्या करेगी। ये कहते हुए मिशिका जल्दी से बेड से उठी और बाथरूम की तरफ भागते हुए आक्रोश से बोली, आप प्लीज मेरे कपड़े निकाल दो ना। आक्रोश मुस्कुराते हुए खुद से बोला, पागल लड़की मुझे भी पागल कर देगी। इतना कहकर वह उठा और कबर्ड की तरफ गया। उसने एक फॉर्मल जीन्स और टॉप निकाला जो कॉलेज वियर के लिए कंफर्टेबल था। उसने शूज और बाकी मिशिका की जरूरत का सारा चीज निकालकर बेड पर रखते हुए खुद से कहा, तुम्हारी चाची अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मिशिका, क्योंकि अब उन्हें अगर उस घर में रहना है तो तुम्हारी परमिशन उन्हें लेनी होगी। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ किसी तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की तो उन्हें घर में तो क्या, मैं इस शहर में भी सांस लेने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मिशिका की सारी जरूरत के सामान बेड पर रखने के बाद आक्रोश कमरे से निकलकर जिम की तरफ चला गया। आक्रोश ने अपने लिए जिम सेकंड फ्लोर का लास्ट कॉर्नर पर बने एक बड़े से कमरे को जिम में कन्वर्ट किया हुआ था। क्योंकि उसे हमेशा अंशिका को देखना रहता था, इसलिए वह कहीं भी बाहर नहीं जाया करता था सिवाय जरूरी काम के। मिशिका जब नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि आक्रोश कमरे में नहीं है और उसके कपड़े, उसके शूज, बाकी सारे सामान बेड पर रखे हुए हैं। बाकी सारे सामान बेड पर रखे हुए हैं। वह मुस्कुराए और आकर उसने अपने कपड़े लिया और चेंज किया। उसने हेयर ड्रायर से बालों को सुखाया और खुद को मिरर में देखा तो उसके गर्दन पर आक्रोश की दिए लव बाइट के निशान थे, जिन्हें देखकर उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे खुशी महसूस हुई कि जो इंसान उसे मिला है वह उसकी कदर करता है।
नहीं तो कोई और अगर होता तो शायद उसकी इंटीमेट होने से मना करने के बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती करता, लेकिन आक्रोश ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसे अपनी बाहों में समेट कर सुलाया। जबकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इंटीमेट होने के बाद मर्द औरत की तरफ मुड़कर देखते तक नहीं और वही औरत उनके प्यार भरे स्पर्श के लिए तड़पती है। लेकिन आक्रोश ऐसा था कि मिशिका ने उसे इंटीमेट होने के लिए मना किया और उसके बाद भी उसने उसे प्यार से अपनी बाहों में सुलाया। मिशिका यही सब सोचते हुए कमरे से बाहर निकली और नीचे आई तो उसने देखा कि जय सोफे पर बैठा है और वह चाय पी रहा है। तो उसने जय के पास जाकर उससे कहा, अंकल, अंशु कहाँ है? तो जय ने मिशिका को घूरते हुए उससे कहा, भाभी जी, मैं और आक्रोश एक ही एज के हैं। माना कि वह आपका हस्बैंड है, इसलिए आप उसे मिस्टर राठौर बोलो, हस्बैंड बोलो या फिर आपका जी मेजर वह बोलो, लेकिन अब आप रिश्ते में मेरी भाभी लगोगी तो आप मुझे तो अंकल मत बोलो। जय की बातें सुनकर मिशिका का मुंह बन गया और उसने जय से कहा, अंकल जी, मैं अपने हस्बैंड को भी मिस्टर अंकल कह रही हूँ, तो आपको कैसे अंकल ना कहूँ? और वैसे भी पहले अपनी एज देखो ना, मुझसे और अंशिका से कितने बड़े हो आप। अंशिका आपको अंकल कहती है तो चलता है, मैं अंकल कहूँ तो ना चले, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो आपको अंकल ही कहूंगी और अगर आपको पसंद नहीं तो मेरे आते ही आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन चले जाओ। नहीं तो मैं अगर आपको अपने सामने देखूंगी तो अंकल ही कहूंगी। जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही अंशिका वहां आई और उसने पीछे से जय को हल्के से धक्का देते हुए कहा, वह मेरी मिशिमा। मुझे तो यही चाहिए था कि मेरी मिशिमा अपनी बातों से सबकी बोलती बंद कर दे। तभी जय ने आगे कहा, और उसकी शुरुआत घर के लोगों से ही करें। जय की बातें सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगी। तभी आक्रेश जो जिम में गया था, वह अपने हाथ में एक छोटा सा तौलिया लेकर अपने बॉडी से पसीना पोंछते हुए उनके पास आते हुए बोला, क्या हो गया? कौन किसकी शुरुआत कर रहा है? घर के लोगों की बोलती बंद करने की शुरुआत कर रही है। यहाँ दिया गया पाठ है। जय ने मुंह बनाते हुए कहा। अंशिका ने जाकर आक्रोश को हल्के से गले से लगा लिया और कहा, गुड मॉर्निंग डेडा। आक्रोश ने भी अंशिका को गले लगा कर कहा, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। तुमने नाश्ता किया? जल्दी से नाश्ता कर लो, कॉलेज जाना है ना? जाओ। और हाँ, मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं लंच के लिए नहीं आऊंगा। तुम और तुम्हारी मिशिमा लंच कर लेना। और मुझे शायद रात को भी लेट हो जाए, तो फिक्र मत करना। आक्रोश ने अंशिका से यह कहा था, लेकिन उसकी नजरें मिशिका पर थीं और मिशिका ये बात समझ रही थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जाकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। तो वहीं आक्रोश ने जय से कहा, जय, मिशिका को अपने घर जाना है, उसकी मम्मी पापा के फोटोज लेने के लिए, तो उन्हें ले जाना। तब अंशिका ने चहकते हुए कहा, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। आक्रोश ने उसकी सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, चली जाना और हाँ, दोनों अपना ख्याल रखना। मुझे किसी भी तरह की ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि तुम दोनों को चोट लगी है। दिल 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 दिल। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा। -27। तू बेशर्म बेहया लड़की, निकल मेरे घर से। आक्रोश ने अंशिका से यह कहा था, लेकिन उसकी नजरें मिशिका पर थीं और मिशिका ये बात समझ रही थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जाकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। तो वही आक्रोश ने जय से कहा, जय, मिशिका को अपने घर जाना है, उसकी मम्मी पापा के फोटोज लेने के लिए, तो उन्हें ले जाना। तब अंशिका ने चहकते हुए कहा, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। आक्रोश ने उसकी सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, चली जाना और हाँ, दोनों अपना ख्याल रखना। मुझे किसी भी तरह की ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि तुम दोनों को चोट लगी है। सभी जाकर नाश्ता की टेबल पर बैठ गए थे। सर्वेंट उन्हें नाश्ता सर्व कर रहे थे। जय और अंशिका ने तो खाना भी शुरू कर दिया था। मिशिका भी अंशिका के बगल में बैठी हुई थी। लेकिन आक्रोश ने जो चोट लगने वाली बात कही थी, उसे सुनकर मिशिका ने मुंह बनाते हुए अंशिका के कान में कहा, तुम्हारे पापा को तो यही लगता है कि हम कुश्ती लड़ेंगे जाकर तो हमें चोट लग जाएगी। वहीं अंशिका के बगल में बैठा जय मुंह बनाते हुए खुद से बोला, लड़ाकू तो है ही, एक नंबर की। कैसे पीट रही थी कॉलेज में लड़कों को। आक्रोश ने भी मिशिका की बातें सुन ली थीं। उसने टेबल के नीचे से मिशिका के हाथ को पकड़ते हुए दबा दिया, जिससे झटके से उसने अपना सर मोड़कर मिशिका ने उसकी तरफ देखा। तो आक्रोश उसकी तरफ नीचे झुककर बोला, तुम्हें कुश्ती लड़ना है तो मेरे साथ लड़ो ना, बेड पर किसी और के साथ लड़ने की इच्छा मत रखो। मिशिका उसे घूरते हुए फोक से ऑमलेट काटकर अपने मुंह में भर ली, जैसे वह आक्रोश को ये दिखा रही हो कि
इसी फोक से आपको मारूंगी अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन आक्रोश ने मिशिका का हाथ नहीं छोड़ा और अपने दूसरे हाथ से जूस का गिलास उठाया और पीने लगा। वहीं आक्रोश ने अपने हाथ की उंगलियां मिशिका के हाथ की उंगलियों में फंसा ली थी। मिशिका अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं छुड़ा पा रही थी। तभी आक्रोश ने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे मिशिका समझ नहीं पाई। तो आक्रोश फिर से हल्का झुककर उसके कान में बोला, कोशिश मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। आक्रोश की बातों से मिशिका के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वो अब हाथ छुड़ाने की कोशिश करना छोड़कर बाएं हाथ से खाने लगी थी। कुछ देर में जब मिशिका और अंशिका का नाश्ता खत्म हुआ, तो अंशिका ने कहा, मैं तो पूरी रेडी हूँ। तुम भी रेडी हो तो चलो, हम निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए। फिर तुम्हारी मम्मी पापा का भी फोटो लेना है ना आपके घर से। जैसे ही आक्रोश ने अंशिका की बातें सुनी, उसने मिशिका के हाथ को छोड़ दिया। मिशिका उठी और बाहर जाने लगी। अंशिका और जय भी बाहर चले गए, लेकिन मिशिका भागकर अंदर आए और उसने आक्रोश के होठों पर अपनी होंठ जोड़ दिए और तुरंत हटकर उससे बोली, बाय मिस्टर अंकल। इतना कहकर वह भागकर फिर बाहर चली गई, जहां जय और अंशिका उसका इंतजार कर रहे थे। वहीं घर के अंदर आक्रोश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वह ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। उसने अपने और दिव्या के रूम का डोर ओपन किया और अंदर चला गया। उसने हर एक चीज को देखा और बेड के पास वॉल पर लगी दिव्या की फोटो को देखते हुए बोला, दिव्या, पहले मैंने सोचा था कि मिशिका तुम्हारी परछाई बनकर मेरे पास रहेगी, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उसके साथ गलत होगा। इसलिए अब मैं इस कमरे में नहीं आऊंगा। अगर मैंने किसी के साथ रिश्ता जोड़ा है, तो उसे निभाना भी पूरी ईमानदारी से चाहता हूँ। गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती हैं और मैं अपने रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहता। फिर वह आगे बढ़ा और बेड पर चढ़ गया। उसने वॉल पर लगी दिव्या की फोटो के माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब मिशिका इस दिल में रहेगी, क्योंकि जो रिश्ता उसके साथ जोड़ा है, अगर उसमें दगाबाजी करता हूँ तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर आक्रोश दर्द भरी मुस्कान के साथ बेड से नीचे उतर गया और उसने कमरे से बाहर जाकर कमरे को लॉक कर दिया। उसने उसे कमरे में रखा, अपनी किसी भी चीज को कमरे से बाहर लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनमें उसकी दिव्या की यादें बसी थीं और वह दिव्या और मिशिका को मिक्स अप नहीं करना चाहता था। आक्रोश अपनी और मिशिका के कमरे में चला गया। उसने पहले जाकर शॉवर लिया और टेवल से बालों को मोड़ने हुए बाहर आया। उसने जो कपड़े मिशिका के लिए निकाले थे, उससे मैचिंग कलर के थ्री पीस सूट अपने लिए निकाले और वह रेडी हुआ। उसने अपना फोन लिया और वॉच पहनते हुए कैमरे से बाहर निकाला। उसे पता था कि जय मिशिका और अंशिका को लेकर मिशिका के घर गया है, तो उसने मोक्ष को कॉल किया और उसे लेने आने के लिए कहा। मोक्ष भी कुछ देर में आने का कहकर कॉल कट कर चुका था। आक्रोश जब तक हॉल में बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। कुछ देर में मोक्ष वहां आया, तो आक्रोश ने लैपटॉप बंद किया और उसे लैपटॉप बैग में भरकर लेकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह कार में बैठा, तो उसे कुछ याद आया और उसने कहा, मिशिका के घर की तरफ कार ले लो। वहीं दूसरी तरफ अंशिका और मिशिका अभी मिशिका के घर के सामने खड़ी थी। ये बहुत दूर तक फैला हुआ एक यहाँ पर दी गई तस्वीर में लिखे हुए पाठ को मैंने कॉपी किया है। घर था, जिसमें सामने ही बड़े से लोहे के गेट पर नाम लिखा हुआ था, शेखावत विला आए। वह घर बहुत खूबसूरत था। तो अंशिका ने उस घर को देखते हुए कहा, कितना खूबसूरत घर है। मिशिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोली, यह मेरे पापा ने बनाया था जब मैं और दी छोटे थे। इतना कहकर मिशिका आगे बढ़ी और उसने डोर खोलकर अंदर कदम रखा। वहां गार्ड खड़ा था। मिशिका को देखकर गार्ड ने ग्रेट किया। मिशिका के साथ ही अंशिका और जय भी घर के अंदर आए और डोर बेल बजाई। तो कुछ देर में एक सर्वेंट ने डोर खोला। मिशिका को देखकर सर्वेंट ने कहा, मिशी बेबी आप कहाँ थी 2 दिन से? आपको पता है कितनी फिक्र हो रही थी हमें आपकी। हमने मालकिन से भी कहा था कि वह पता करें आप कहाँ हैं, लेकिन आपको तो पता है मालकिन कैसी हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और ना ही आपका पता बताया, लेकिन आपको अभी देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपको अभी देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेड एक एजेड महिला थी जो मिशिका की बचपन से उनके घर पर काम कर रही थी। एक तरह से मिशिका के लिए वह अपनी थी, जिन्होंने मिशिका के माँ बाप के जाने के बाद उसे संभाला था, क्योंकि उसे देखने वाला तो कोई नहीं था, सिर्फ चाचा चाची थे, जो बस उसकी प्रॉपर्टी पर राज कर रहे थे। इसलिए मिशिका भी उन्हें काफी इज्जत दिया करती थी और उनकी रिस्पेक्ट करती थी। मिशिका उनके गले लगाते हुए बोली, मेरी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखो आपके सामने हूँ।
अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिशिका की आंटी ने भी मिशिका के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं और आप कितनी अच्छी लग रही हो। मिशिका मुस्कुराए और जैसे ही उसने घर के अंदर अपना कदम रखना चाहा तभी एक आवाज ने उसके कदमों को वहीं रोक दिया। खबरदार, जो मेरे घर के अंदर तुमने अपने ये गंदे पैर रखे। 2 दिन से पता नहीं किसके साथ अपना मुंह काला कर रही थी और अब आई हो घर पर। मैंने पहले ही कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। अंशिका ने जब सामने देखा तो सामने एक औरत गहनों से लदी हुई बनारसी साड़ी पहने उनके सामने आ रही थी। उसकी आंखों में अभी बहुत गुस्सा था और वह गुस्से भरी आंखों से मिशिका को ही देख रही थी। मिशिका के पास आकर उस औरत ने कहा, तू बेशर्म बेहया लड़की, तुझे कहा था ना मैंने कि तुझे मैं इस घर में तब तक रखूंगी जब तक तू आवारागर्दी ना करे। 2 दिन से कहाँ थी? किसके साथ में मुंह काला कर रही थी? कौन सा यार मिल गया था तुझे, जो घर आने का तुझे वक्त नहीं मिला? 2 दिन से मेरे नाखून खराब हो गए, घर का काम करते हुए, खाना बनाते हुए। मिशिका ने कुछ नहीं कहा। वह चुप खड़ी थी। औरत अभी चुप मिशिका को देख रही थी और उसके कपड़ों को, जो अभी उसने पहना था, जो सिर्फ एक टॉप था, 2 लाख से ज्यादा की कीमत का। उस औरत ने मिशिका के कपड़ों को देखते हुए कहा, अरे, लगता है तेरा यार बड़ा अमीर है। किसी अमीरजादे को फंसाया है तूने, इसलिए तो इतने अच्छे कपड़े पहने हैं तूने। चल, जा निकल मेरे घर से, उस औरत ने कहा। मिशिका ने कहा, चाची जी, ये घर मेरे पापा का है। मेरे पापा ने बनवाया था और आप इस घर पर रह रही हैं, इसलिए मुझे नहीं, आपको इस घर से निकलना चाहिए। फिर भी, मैं आपको कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपनी मम्मी पापा की फोटो लेने आई हूँ। वह लेकर चली जाऊंगी। मिशिका इतना कहकर आगे बढ़ने को हुई कि उस औरत ने मिशिका की बाजू को पकड़कर उसे खींचकर अपने आगे करते हुए कहा, ये घर तेरा नहीं, मेरा है। और किसने कहा तुमसे कि यह घर तेरे बाप का है? और इस घर में चाहे वह तेरे माँ बाप की फोटो हो या कोई और चीज, इस घर की प्रॉपर्टी है। और अगर तुझे कुछ चाहिए, तो तुझे उसकी कीमत देनी पड़ेगी। -28 किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे मेरे घर से निकाल दे? जा निकल जा मेरे घर से, उस औरत ने कहा। तो मिशिका ने कहा, चाची जी, ये घर मेरे पापा का है। मेरे पापा ने बनवाया था और आप इस घर पर रह रही हैं, इसलिए मुझे नहीं, आपको इस घर से निकलना चाहिए। फिर भी, मैं आपको कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपनी मम्मी पापा की फोटो लेने आई हूँ। वह लेकर चली जाऊंगी। मिशिका इतना कहकर आगे बढ़ने को हुई कि उस औरत ने मिशिका की बाजू को पकड़कर उसे खींचकर अपने आगे करते हुए कहा, ये घर तेरा नहीं, मेरा है। और किसने कहा तुमसे कि यह घर तेरे बाप का है? और इस घर में चाहे वह तेरे माँ बाप की फोटो हो या कोई और चीज, इस घर की प्रॉपर्टी है। और अगर तुझे कुछ चाहिए, तो तुझे उसकी कीमत देनी पड़ेगी। ये कहते हुए मिशिका की चाची ने उसे बाहर निकालने के लिए उसका बाजू पकड़ लिया था। अपनी चाची की बात सुन, मिशिका हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी थी कि आखिर कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। ये तो उसी का घर है, फिर चाची उसे अपने ही घर में रहने के लिए और अपने ही मॉम डैड की फोटो लेने के लिए कीमत मांग रही हैं। मैं उसकी चाची गुस्से से मिशिका का हाथ पकड़ते हुए बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिशिका अपनी जगह से नहीं हिल रही थी। तभी चाची की नजर मिशिका के गले पर बने बाइट के निशान पर पड़ी, जिसे देख चाची की आंखें बड़ी हो गई। वह एकदम से मिशिका के बालों को, जो उसने अपने गर्दन पर एक साइड किया था ताकि वह निशान छुपा सके, तुरंत पीछे कर दिया। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि मिशिका के गले पर 2-3 जगह बाइट के निशान थे, और यह सब देने वाले कोई और नहीं, मिशिका के मिस्टर अंकल आक्रोश था। मिशिका जैसे ही देखी कि उसकी चाची क्या कर रही हैं, तो वह हड़बड़ाते हुए अपने बालों से निशान छुपाने की कोशिश करने लगी। उसे इस वक्त शर्म आ रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने कुछ गलत किया था। निशान जो भी थे, वे उसके हस्बैंड ने दिए थे, लेकिन फिर भी वह अपने चाची के सामने शर्मिंदा हो रही थी। मिशिका के ऐसा करने से चाची जी तुरंत चिल्लाते हुए बोले, हे राम जी, जिस बात का डर था, वही हुआ। इस कलमुन्ही ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। चाची जी इतने जोर से चिल्ला रहे थे कि उनकी आवाज पूरी जगह पर गूंजने लगी। मिशिका हैरानी से अपनी चाची जी की तरफ देख रही थी, वहीं अंशिका भी गुस्से से उन्हें घूर रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि अभी चाची जी को खींचकर 2 थप्पड़ लगा दे, लेकिन मिशिका ने उसे मना किया था। इस कारण उसने खुद पर कंट्रोल किया। वहीं चाची जी के तेज तेज कदमों से चाचा जी, जो ऊपर अपने रूम में थे, सीढ़ियों से होते हुए नीचे आए और चाची जी की तरफ देखकर बोले, अरे भाग्यवान,
इतना शोर क्यों मचा रही हो? आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? इतना कहते हुए चाचा जी की नजर सामने खड़ी मिशिका पर पड़ी। मिशिका को देख एक पल के लिए वह भी चौंक गए। तभी चाची जी चाचा जी की तरफ देखते हुए बोली, अरे पहाड़ तो टूट गया है, देखो जरा, आप इसका क्या करके आई हैं? इस कालमुन्ही ने सरेआम हमारी इज्जत नीलाम कर दी है। जरा सा भी इसके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। मैंने कहा था ना इस लड़की को दबा कर रखो, घर में बंद करके रखो, पर नहीं। देखा, आज जाकर हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। न जाने किसके साथ रंगरेलियां मना कर आए हैं, कि मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। हमें कहाँ, हे भगवान, अब यही दिन देखने के लिए रह गया था। चाचा जी अभी समझ नहीं पाए थे कि आखिर उनकी बीवी क्या कह रही है, लेकिन तभी चाची जी ने मिशिका के बालों को एक साइड किया और चाचा जी को दिखाते हुए बोली, देखिए देखिए अपनी भतीजी की करतूत, क्या करके आए हैं? ये पूछिए इससे, किसके साथ रंगरेलियां मनाकर आए हैं? मैंने कहा था ना, इस लड़की को घर से निकाल दीजिए, देखिए अब क्या कर दिया है। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया के सामने? चाचा जी जैसे ही मिशिका के गले की तरफ देखे, तो उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे गुस्सा आ रहा था, और गुस्से के कारण उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, सही कह रही हो तुम, प्रेमलता। ये लड़की कैरेक्टरलेस है, ये तो मुझे पता था, पर यह इतना गिर जाएगी, यह नहीं सोचा था। मिशिका जैसे ही चाचा जी के कड़वे शब्दों को सुनी, तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चाची के साथ चाचा जी भी इस तरह से उसका इंसल्ट करेंगे। हालांकि चाचा जी भी कभी मिशिका से प्यार नहीं करते थे, लेकिन मिशिका के सामने प्यार का दिखावा तो करते ही थे। लेकिन आज वह भी करना बंद कर दिए थे, क्योंकि उन दोनों ने इस घर को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था, और अब उनके लिए मिशिका कुछ भी नहीं रही थी। मिशिका आंखों में आंसू लिए अपने चाचा जी की तरफ देख रही थी और जैसे कुछ बोलने वाली थी कि तभी चाचा जी हौंक दिखाकर बोले, अपनी गंदी जुबान से मुझे चाचा मत बुलाना। तुम जैसी गिरी हुई कैरेक्टरलेस लड़की के लिए मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ। प्रेमलता जी होठों पर मुस्कुराहट लिए एक नजर अपने पति की तरफ देखी और फिर मिशिका की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, अरे इसे क्या बोल रहे हैं? इसके तो खून में ही गंदगी बसी हुई है। इसकी माँ भी ऐसी ही थी, गिरी हुई। बदचलन माँ की बदचलन बेटी। पहले तो उसकी माँ ने भाई साहब को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा कर उनसे शादी कर ली और इस घर में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसकी माँ के कारण ही भाई साहब की मौत हो गई, और खुद भी अपने कमों के कारण तड़प तड़प कर एक दिन मर गई और छोड़ गई अपनी इस गिरी हुई लड़की को। अब मैं इस लड़की को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे कहो कि अभी के अभी इस घर से निकल जाए। मिशिका, जो कब से ये सब कुछ सुन रही थी, जैसे ही चाची जी ने उसके माँ बाप को भला बुरा कहना लगी, तो अब उसके सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। वही चाचा जी, जैसे ही चाची जी की बात सुनते हुए बोले, तुम सही कह रही हो, प्रेमलता। मैं भी अब इस लड़की का शक्ल नहीं देखना चाहता। वह मिशिका की तरफ घूरते हुए बोले, अभी के अभी इस घर से बाहर चली जाओ, वरना धक्के मारकर मैं यहाँ से निकलवा दूंगा। मिशिका एक पल अपने चाचा जी की तरफ देखी और फिर चाचा जी की तरफ घूर कर देखते हुए उन दोनों को ही इग्नोर करके जाकर सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गई अंशिका, जो कि खुद इस वक्त गुस्से से लाल हो गई थी। उसका तो खुद ही मन कर रहा था कि चाचा चाची का आपस में सर लड़ा दे और उन दोनों को ही धक्के मार के निकाल दे, पर जैसे ही उसने मिशिका की बिहेवियर की देखा, तो एक पल के लिए चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिशिका क्या करने वाली है। तभी मिशिका आराम से सीधे पर पीछे की तरफ टक लगाकर बैठते हुए चाचा जी और चाची जी की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोली, मुझे मेरे घर से निकालेंगे? मैं भी देखती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है, जो मुझे मेरे घर से बाहर निकालें। अगर सच में अपनी माँ का दूध पिया हो, तो मुझे हाथ लगा कर तो दिखाए। मिशिका की बात सुन, जहाँ चाचा जी और चाची जी गुस्से से भड़क उठे थे, वहीं अंशिका के होठों पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। वह अपनी आंखों में चमक और होठों पर स्माइल लिए अपनी मिशिमा को देखने लगी। 34। वाह, तेरा आशिक तो बड़ा अमीर नजर आ रहा है। मिशिका एक पल अपने चाचा जी की तरफ देखी और फिर चाचा जी की तरफ घूर कर देखते हुए उन दोनों को ही इग्नोर करके जाकर सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गई। अंशिका, जो कि खुद इस वक्त गुस्से से लाल हो गई थी। उसका तो खुद ही मन कर रहा था कि चाचा चाची का आपस में सर लड़ा दे और उन दोनों को ही धक्के मार के निकाल दे, पर जैसे ही उसने मिशिका की बिहेवियर को देखा, तो एक पल के लिए चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिशिका क्या करने वाली है।
तभी मिशिका आराम से सोफे पर पीछे की तरफ टेक लगाकर बैठते हुए चाचा जी और चाची जी की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोली, मुझे मेरे घर से निकालेंगे। मैं भी देखती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे मेरे घर से बाहर निकालें। अगर सच में अपनी माँ का दूध पिया हो तो मुझे हाथ लगा कर तो दिखाए। मिशिका की बात सुन जहाँ चाचा जी और चाची जी गुस्से से भड़क उठे थे, अंशिका के होठों पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वह अपनी आंखों में चमक और होठों पर स्माइल लिए अपनी माँ को देखने लगी। मिशिका ने खुद को इस तरह से सोफे पर बैठे हुए देखा और उसका चाचा गुस्से से उसे देखते हुए आगे बढ़ते हुए मिशिका के पास गए और उसके बाजू को एक झटके से पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोले, बदजात लड़की, तू अपनी माँ की तरह ही एक गंदा खून है, नाली का कीड़ा है। मैंने इतने दिनों तक अपने भाई का खून समझकर संभाल रखा था, लेकिन तू तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। और क्या कह रही है? ये घर तेरा है और तेरे घर से हम तुझे निकाल नहीं सकते। तो मैं तुझे ये बता दूं कि अब ये घर मैं किसी और को बेच चुका हूँ और अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं है। अब निकल इस घर से। इतना कहते हुए मिशिका के चाचा ने मिशिका को दूर धकेल दिया। मिशिका संभल नहीं पाए और गिरने लगी, लेकिन गिरने से पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में संभाल लिया। मिशिका ने उसे संभालने वाले हाथों को देखकर उसके चेहरे को देखा तो सामने आक्रोश खड़ा था, जो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। उसने मिशिका के बाल, जो उसके चेहरे पर बिखर आए थे, उन्हें प्यार से उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी मरा? मिशिका कुछ देर तक तो आक्रोश को बस देखते ही रही। फिर उसने अपने सर को हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में हल्का आंसू था कि आज उसकी वजह से उसकी माँ को गालियां दी जा रही थी, जो कि इस दुनिया में नहीं थी। तभी अंशिका आक्रोश और मिशिका के पास आए और आक्रोश से बोली, पापा, यह अंकल बहुत गंदे हैं। इन्होंने मिशी माँ को गालियां दी हैं। जैसे ही आक्रोश ने सुना कि सामने खड़े शख्स ने मिशिका को गालियां दी हैं, तो आक्रोश की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने सामने देखा तो उसके चाचा उसे देख रहे थे, लेकिन उसके चाचा आक्रोश को पहचानते नहीं थे। इसलिए मिशिका के चाचा ने मिशिका को फिर से टोंट करते हुए कहा, वाह, तेरा आशिक तो बड़ा अमीर नजर आ रहा है। तूने हाथ भी बड़ा लंबा मारा है। जैसे ही मिशिका के चाचा ने इतना कहा, आक्रोश ने आगे बढ़कर उनके जबड़े को अपने हाथ में कसते हुए कहा, तेरी उम्र का लिहाज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तू लिहाज करने लायक नहीं है। क्या कहा तूने? उसने मुझे फंसाया है। तो तेरी जानकारी के लिए सिर्फ ये बता दूं कि वह मेरी वाइफ है। अब मेरी वाइफ के साथ कोई बुरा करने की कोशिश करे, उसके लिए एक भी ओछा शब्द निकाल कर दिखाए, तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूं। और तेरी जुबान से तो मेरी वाइफ और उसकी माँ के लिए गंदी गालियां निकली हैं। तो सोच तेरा क्या हाल करूंगा। आक्रोश ने इतना कहते हुए अपने हाथ की पकड़ मिशिका के चाचा के जबड़े में कस दी। आक्रोश गुराते हुए आगे बोला, जो घर हमेशा से उसका था, जिस घर को खरीद कर मैंने उसे दिया है, तुम उसे उसी घर से बाहर निकलने की बात कर रहे हो। तो मिस्टर शेखावत, मैं आपको ये बता दूं कि वह इस घर से नहीं जाएगी, क्योंकि इस घर को मैंने खरीद कर उसे तोहफे में दिया है। तो अब तुम निकलो इस घर से, वरना तुम्हें धक्के मारकर निकालने में मैं वक्त जाया नहीं करूंगा। इतना कहकर आक्रोश ने एक झटके से मिशिका के चाचा के जबड़े को छोड़ दिया। वे सीधे जाकर फर्श पर गिरे और उन्हें कुछ टूटने का एहसास हुआ। जब उन्होंने फर्श पर थूक कर देखा तो उनके दो चार दांत टूटकर बाहर आ गए। यानी कि आक्रोश ने इतना जोर से उनके जबड़े को दबाया था कि उनके दांत तक टूटकर बाहर निकल गए। अभी अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर मिशिका की चाची कुछ कहती, उससे पहले ही मिशिका ने उनके हाथ को पकड़कर अपने सामने की ओर खींचा और उनके गाल पर थप्पड़ कस के लगाते हुए बोली, मेरी माँ के बारे में गलत बोलने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे फिर वह मेरे रिश्ते में कुछ भी लगे। वैसे भी आपने कभी रिश्ते का लिहाज तो किया नहीं। आपने मुझे हमेशा गालियां दी हैं, मेरी माँ को भी गालियां दी हैं। तो आज उन सब चीजों का हिसाब यथ समेत रिटर्न आपको करती हूँ। इतना कहते हुए मिशिका ने फिर से अपनी चाची के गाल पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। अब तक मिशिका कई थप्पड़ मार चुकी थी और उसकी चाची के गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे। मिशिका उन्हें मारते हुए घर के दरवाजे के पास ले आई थी और उन्हें पीछे से धक्का देकर बाहर निकालते हुए बोली, दोबारा मेरे घर के आसपास नजर भी मत आना, वरना तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगी कि कोई देखकर भीख भी नहीं देगा। इतना कहकर मिशिका ने जलती हुई निगाहों से अपने चाचा की तरफ देखा। वे जल्दी से उठकर घर के बाहर अपनी वाइफ के पास भागे, क्योंकि मिशिका अभी बहुत भयानक लग रही थी और फिर उसके पास तो आक्रोश भी खड़ा था। इसलिए वे कुछ कर नहीं सकते थे।
उन दोनों के जाने के बाद आक्रोश ने मिशिका के चेहरे को थामकर उससे पूछा, तुम सच में ठीक हो? तुम्हारा हाथ दिखाओ। उन्होंने ज्यादा जोर से पकड़ा था क्या? दिखाओ। ये कहते हुए आक्रोश मिशिका के हाथ को देखने लगा क्योंकि उसे मिशिका के चाचा की उंगलियों के निशान मिशिका के बाजू पर नजर आ रहे थे। आक्रोश ने तुरंत मिशिका को सोफे पर बैठाया और मोक्ष को फर्स्ट एड किट लेकर आने के लिए कहा। मोक्ष भी जल्दी से बाहर भागा और फर्स्ट एड किट लेकर आया और आक्रोश को दिया। आक्रोश ने उंगलियों के निशान को मिटाने के लिए उनमें ऑइंटमेंट लगाया और मिशिका के माथे को चूमते हुए बोला, अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझे कॉल कर सकती थी ना? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मिशिका ने शर्मिंदगी से अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि यह सब कुछ होगा। मैंने सोचा था मैं माँ पापा का फोटोग्राफ लेकर घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन ये सब हो गया। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा। 34 अंशिका और मोक्ष का कैसा रिश्ता। उन दोनों के जाने के बाद आक्रोश ने मिशिका के चेहरे को थामकर उससे पूछा, तुम सच में ठीक हो? तुम्हारा हाथ दिखाओ। उन्होंने ज्यादा जोर से पकड़ा था क्या? दिखाओ। ये कहते हुए आक्रोश मिशिका के हाथ को देखने लगा क्योंकि उसे मिशिका के चाचा की उंगलियों के निशान मिशिका के बाजू पर नजर आ रहे थे। आक्रोश ने तुरंत मिशिका को सोफे पर बैठाया और मोक्ष को फर्स्ट एड किट लेकर आने के लिए कहा। मोक्ष भी जल्दी से बाहर भागा और फर्स्ट एड किट लेकर आया और आक्रोश को दिया। आक्रोश ने उंगलियों के निशान को मिटाने के लिए उनमें ऑइंटमेंट लगाया और मिशिका के माथे को चूमते हुए बोला, अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझे कॉल कर सकती थी ना? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मिशिका ने शर्मिंदगी से अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि यह सब कुछ होगा। मैंने सोचा था मैं माँ पापा का फोटोग्राफ लेकर घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन ये सब हो गया। मिशिका ये सब कहते हुए चुप हो गई थी, क्योंकि आक्रोश की नजरें उसे लगातार देख रही थी। मिशिका की आंखों से आंसू की कुछ बूंद टपकने लगे थे, तो आक्रोश ने अपने हाथ ऊपर उठाया और अंगूठे से मिशिका की आंख से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए कहा, रोना नहीं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और इन आंसुओं को तुम्हारे आंखों से हमेशा दूर रखूंगा। क्या इतना हक है मुझे? और क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो कि जो मैं कह रहा हूँ वह करूंगा? मिशिका आक्रोश की आंखों में देख रही थी, जैसे वह आक्रोश की आंखों में देखते हुए हिप्नोटाइज हो गई हो। उसने अपने सर को हाँ में हिलाया, तो आक्रोश ने आगे बढ़कर मिशिका की होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। उसने धीरे से मिशिका के होठों को चूमना शुरू किया। मिशिका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसके हाथ अनजाने में आक्रोश के कंधे पर चले गए। आक्रोश ने भी मिशिका को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी जय और अंशिका जो वहां खड़े थे, वह समझ नहीं पाए कि अभी अभी यहाँ पर हो क्या गया है। वहीं आक्रोश और मिशिका जैसे खो चुके थे एक दूसरे में, और उन्हें जय और अंशिका की वहां होने की आहट भी महसूस नहीं हुई थी, जैसे उन दोनों को उनकी होने का एहसास ही ना हो। जय जल्दी से बाहर जाते हुए अंशिका से बोला, तुम्हारे पापा बेशर्म हो गए हैं, तुम चलो मेरे साथ। अंशिका ने भी उससे कहा, हाँ चलिए। मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरी मिशी माँ और मेरे पापा इतने बेशर्म हो गए हैं कि वह हमारे ही सामने किस करेंगे। जय और अंशिका दोनों बाहर आ चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि मोक्ष कार के बाहर कार से पीठ टिकाकर खड़ा था और मोबाइल में कुछ कर रहा था। अंशिका तुरंत भागकर उसके पास गई और उसकी कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, क्या कर रहे थे मोबाइल में? मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं देते हो तुम? मोक्ष अंशिका के ऐसा करने से हड़बड़ा गया था। उसने जल्दी से अंशिका के हाथ से अपनी कॉलर को छुड़ाते हुए उससे कहा, यह क्या हरकत है? आप ऐसे कैसे मेरी कॉलर पकड़ सकती हैं? मैं आपके डैड का असिस्टेंट हूँ। मैं आपका कुछ नहीं लगता, और मैं आपके डैड के लिए काम करता हूँ, तो मुझसे सवाल करने का हक उन्हें है, आपको नहीं। छोड़िए मेरी कॉलर। इतना कहते हुए मोक्ष ने एक झटके से अंशिका के हाथ से अपनी कॉलर छुड़ा ली थी। मोक्ष के इस जवाब से अंशिका को झटका लगा। उसने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें जो भी कहना है मुझे सीधे सीधे कहो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? मोक्ष ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल जेब में रखते हुए शांत स्वर में बोला, आपसे कितनी बार कह चुका हूँ मैम, मैं सिर्फ आपके डैड का असिस्टेंट हूँ। मेरे और आपके बीच कुछ भी नहीं हो सकता। अंशिका ने अपनी आंखों में आई नमी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भर भर गई, तो ये सब झूठ था। वो ख्याल, वो बातें जो तुमने मुझसे की थी, सब दिखावा था। मोक्ष ने अपने चेहरे को कठोर बनाए रखते हुए कहा, जो भी था उसे आप अपना भ्रम समझिए। मुझे माफ करें, लेकिन मुझे अब जाना होगा।
ये कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से वहां से चला गया। अंशिका उसकी गाड़ी को जाते हुए देखती रही, उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। ये सब जय देख नहीं पाया था, क्योंकि मेंशन से बाहर आने पर उसे एक कॉल आ गया था जिसे वो रिसीव करने दूसरी तरफ चला गया था। उधर मेंशन के अंदर मिशिका और आक्रोश के बीच की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। मिशिका ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आक्रोश, जो भी हुआ वो सब सही था ना? मुझे डर लग रहा है। आक्रोश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मिशिका, जो भी हुआ वो हमारे दिलों का सच था। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। मिशिका ने उसकी आंखों में देखते हुए मिशिका कुछ कहती, उससे पहले ही आक्रोश ने एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया, जिससे मिशिका शर्माकर उसकी सीने पर अपना चेहरा छुपाने लगी। तभी उसे अंशिका और जय का ख्याल आया। उसने झटके से अपने चेहरे को आक्रोश के सीने से निकाल कर देखा, तो वह दोनों कहीं नहीं थे। तभी मिशिका ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, जय और अंशिका कहाँ गए हैं? वह दोनों तो यही थे और मेरे साथ ही आए थे। क्या उन्होंने हम दोनों को किस करते हुए देख लिया? ये पूछते हुए मिशिका की आवाज धीरे हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर अंशिका ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया होगा, तो वह अपने पापा और उसके बारे में क्या सोच रही होगी। तभी मिशिका ने आक्रोश से पूछा, आक्रोश, क्या उन्होंने हमें किस करते हुए देख लिया? आक्रोश मुस्कुराते हुए सोफे से उठा और उसने मिशिका के हाथ को पकड़कर उसे भी ऊपर उठाते हुए कहा, तुम जाकर तुम्हारे मम्मी पापा की फोटोज ले लो और बाहर आओ। हम घर जाएंगे। इतना कहकर आक्रोश बाहर की तरफ निकल गया। फिर वह रुककर मिशिका से बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी हम दोनों को करीब लाना ही चाहती थी। अब जब हम दोनों करीब आ रहे हैं, तो उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना कहकर आक्रोश तेज कदमों से बाहर चला गया। वहीं मिशिका अपने कमरे की तरफ चली गई अपने मम्मी पापा की फोटोग्राफ्स लेने के लिए। लेकिन उसके चेहरे पर अभी एक सुकून था। ये सुकून आक्रोश के किस करने से था या फिर उसकी बेरहम चाचा चाची की उसकी जिंदगी से निकल जाने के कारण था, ये कहना थोड़ा मुश्किल था। आक्रोश जब बाहर आया, तो उसने देखा कि अंशिका चुपचाप एक जगह खड़ी है। आक्रोश उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ, बच्चा? अंशिका ने अपने आंसुओं को तुरंत साफ किया और आक्रोश की तरफ मुस्कुराकर मुड़ते हुए बोली, कुछ नहीं, बस आप दोनों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। आक्रोश ने भांप लिया था कि अंशिका शायद उसके आने से पहले रो रही थी। तभी आक्रोश ने अंशिका को अपने हाथ की घेरे में लेते हुए कहा, मेरा बच्चा रो रहा था और मुझे लगता है मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए अपने डैड को कुछ भी बताना नहीं चाहता है। तभी अंशिका ने आक्रोश के दोनों गाल पकड़कर खींचते हुए कहा, आपका बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, आपके सामने आपका बच्चा छोटा ही रहेगा। तो जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे मेरे डैड को सब कुछ बता देना चाहिए, तो मैं बता दूंगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है डैड, जो मैं आपको बताऊं। आक्रोश ने अंशिका को प्यार से देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बच्चा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो, तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। अंशिका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में सवाल अब भी थे। उसी टाइम मिशिका कमरे से बाहर निकली, अपने मम्मी पापा की पुरानी तस्वीरों को संभालते हुए। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अंशिका और आक्रोश को देखा और उनके पास आते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं। आक्रोश ने मिशिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो हमें अब निकलना चाहिए। अंशिका चुपचाप आगे बढ़ गई, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। गाड़ी में सभी चुप थे। जय गाड़ी चला रहा था, जबकि मिशिका और अंशिका पीछे बैठी थी और आक्रोश पैसेंजर सीट पर बैठा था। अचानक अंशिका ने मिशिका से पूछा, मिशिमा, क्या आप खुश हैं? मिशिका ने थोड़ा चौंककर अंशिका की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ मैं खुश हूँ। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? अंशिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बस ऐसे ही। मैं चाहती हूँ कि तुम और पापा हमेशा खुश रहें। लेकिन कभी कभी लगता है कि चीजें इतनी आसान नहीं होती। दिल 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 दिल। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा। 31। आप एकदम लुच्चे टाइप के हो। आक्रोश ने मिशिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो हमें अब निकलना चाहिए। अंशिका चुपचाप आगे बढ़ गई, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। गाड़ी में सभी चुप थे। जय गाड़ी चला रहा था, जबकि मिशिका और अंशिका पीछे बैठी थी और आक्रोश पैसेंजर सीट पर बैठा था। अचानक अंशिका ने मिशिका से पूछा, मिशिमा, क्या आप खुश हैं?
मिशिका ने थोड़ा चौंककर अंशिका की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ, मैं खुश हूँ। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? अंशिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बस ऐसे ही। मैं चाहती हूँ कि तुम और पापा हमेशा खुश रहें। लेकिन कभी कभी लगता है कि चीजें इतनी आसान नहीं होती। अंशिका की इतनी समझदारी वाली बातें कहने से मिशिका खामोशी से उसे देखने लगी। मिशिका कुछ कहती उससे पहले ही अंशिका तुरंत जाकर आगे की पैसेंजर सीट पर बैठ गई, जहां जय ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर रहा था। आक्रोश भी मिशिका के पास खड़ा था। उसने मिशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, क्या हुआ? इस तरह अंशिका को क्यों देख रही हो? मिशिका ने खोए हुए लहजे में कहा, क्या आपको अंशिका में कुछ अलग लगता है? जैसे वह बहुत सीरियस बातें कर रही हो। तभी आक्रोश ने कंधे से पकड़कर मिशिका को अपनी तरफ घुमाया और उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ बातें सीरियस लगती हैं, लेकिन जिंदगी को अगर सीरियस तरीके से जीने लगी तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है। जैसे मेरी हो गई थी, क्योंकि तुमसे मिलने से पहले तक मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी अंशिका थी, और अब मेरी जिंदगी में तुम भी हो, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी खुलकर एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहता हूँ। ये सब कहते हुए वह जो गैप मिशिका और आक्रोश के बीच था, उसे आक्रोश ने मिटाकर मिशिका के करीब आ गया था। अब दोनों का जिस्म एक दूसरे से टकरा रहा था। तभी मिशिका ने कार की तरफ देखते हुए आक्रोश को धक्का दिया और उससे कहा, बड़े बेशर्म हो, मिस्टर अंकल। आप कहीं भी शुरू हो जाते हो। वैसे, मुझे अंशिका और जय से नजरें मिलाने में शर्म आ रही है कि उनके सामने आपने मुझे लिप किस किया और यहाँ पर आप एकदम लुच्चे टाइप के हो। ये कहकर मिशिका जल्दी से जाकर बैक सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई। आक्रोश उसे देखकर हंसने लगा। उसे हंसते हुए अंशिका ने साइड रियर व्यू मिरर से देखा और उसे अच्छा लगा कि उसके डैड के चेहरे पर हंसी लौट आई थी। अंशिका ने आंख बंद करते हुए अपने मन में कहा, मेरी ना सही, मेरे डैड की जिंदगी में तो खुशियां लौट आई हैं। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद की और सीट से सिर टिक लिया। आक्रोश भी आकर कार में मिशिका के साथ बैठा और उसने कहा, तुम दोनों को कॉलेज जाना है या घर जाना है? क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। मैं ऑफिस नहीं गया था तुम्हारी वजह से, उसने यह मिशिका को देखते हुए कहा था। मिशिका ने कहा, तो पहले घर चलते हैं, फिर ऑफिस आप चले जाना। क्योंकि मैंने मम्मी पापा की फोटो ली है, उसे घर पर भी रखना है। तभी आक्रोश ने जय से कहा, जय, पहले घर ले चलो। आक्रोश के कहने पर जय ने कार को घर जाने वाले रास्ते की ओर मोड़ दिया। वहीं अंशिका चुपचाप सीट से सिर टिका कर बैठी थी और मिशिका भी प्यार भरी नजरों से अपनी मम्मी पापा और दीदी की फोटो को देख रही थी। आक्रोश ने जब देखा कि अंशिका चुपचाप है, तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर अंशिका के बालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, शांत हो गई हो? तभी अंशिका ने अपनी आंखें खोली और आक्रोश को देखा। देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कॉलेज नहीं जाना, घर जाना है। आक्रोश ने कहा, हाँ ठीक है बेटा, हम घर ही जा रहे हैं। तुम्हें अगर मन न लगे तो तुम कॉलेज मत जाना। यह कहकर आक्रोश चुप हो गया। अंशिका ने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। आक्रोश को अब ये समझ नहीं आया कि उसकी हंसी थी खेलती हुई बेटी यूं चुपचाप क्यों हो गई है। तभी उसकी नजर मिशिका पर गई, जो अपने मम्मी पापा की फोटो पर हाथ फेर रही थी। आक्रोश ने मिशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जीता जागता इंसान भी तुम्हारे पास है, इसे भी प्यार कर लो। मिशिका कनखियों से आक्रोश को देख रही थी और धीरे से उसके हाथ को अपने कंधे से हटा लिया। फिर कान में बोली, इस इंसान को जो प्यार चाहिए, वह दिन में और अभी नहीं हो सकता। आक्रोश ने आंख मारते हुए मिशिका के कान की लॉब को चूमते हुए कहा, तुम जब चाहो तब हो सकता है, बस एक बार एग्री तो करो, फिर देखो, मैं तुम्हें बेड से उठने भी नहीं दूंगा। और मेरा स्टेमिना और मेरा वेपन क्या कर सकता है, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है। ये कहते हुए आक्रोश के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी, जिसे देखकर मिशिका को गुस्सा और शर्म दोनों आ रहे थे। तभी आक्रोश ने झटके से मिशिका को अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि पीछे क्या हो रहा है, ये घूमकर या रिव्यू मिरर से देखने की हिम्मत जय में नहीं थी। अंशिका ने तो अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ये जानकर आक्रोश ने धीरे से अपने हाथ को मिशिका की शर्ट के अंदर डाल दिया और उसके पेट पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर धीरे से बोला, मिशी प्लीज ना। मिशिका ने आक्रोश को मना करते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या मिस्टर अंकल? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कार में आपकी बेटी बैठी है और आप बदमाशी कर रहे हो? आक्रोश ने मिशिका के गाल को चूमते हुए कहा, मेरी बेटी को भी तो खेलने के लिए भाई या बहन चाहिए ही ना। तो क्यों ना हम उसे एक छोटा सा भाई या बहन दे दें?
और भाई या बहन देने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आक्रोश की बातें सुनकर मिशिका के गाल शर्म से लाल हो गए। मिशिका ने आक्रोश की गोद से उठना चाहा, लेकिन आक्रोश ने कसकर मिशिका को उसकी कमर से थाम रखा था, जिससे मिशिका उसकी गोद से उठ नहीं सकी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो चलिए जल्दी जल्दी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल एनएसकी नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय एवरीवन।